अभी आज हम लोग को ब्रिज कंप्लीट करना है। मैम अभी ब्रिज सिलेबस सर्किट नहीं बताई इससे ना पहले जो जो मिड सेम। मैम यस मैम हाँ सिलेबस क्या है मिड सेम का? मिड सेम का सिलेबस सेकंड सीआरओ की यूनिट है कंप्लीट, ये ब्रिजेस की होगी और इसके बाद ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो टारगेट अपना ये है कि ट्रांसड्यूसर्स भी इजी यूनिट है, मतलब वो कम्प्लीटली थ्योरी है, बस आप लोगों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझना है, डायग्राम वाली है। तो ये ब्रिजेस के बाद फिर हम लोग ट्रांसड्यूसर्स करेंगे, तो अप टू 22 जितना हो जाएगा, इवन आपके लैब वाला भी इंक्लूड करके, क्योंकि आधे से ज्यादा आपकी लैब वाले पोर्शन जो है वो सेकेंड यूनिट से है, तो यस मैम। ताकि आपकी लैब की फाइल भी बनती रहे। ठीक है, तो 22 तक जितना सिलेबस हम कवर करेंगे सीआरओ यूनिट को लेकर के, वो पूरा आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। ठीक है, सीआरओ का यस मैम। बेसिक मैम छोड़ मतलब इधर सकते हैं। मतलब सीआरओ से यस लेके इधर सेकंड चैप्टर से मैम। यस 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 सीआरओ का बेसिक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट मिड सेम में कवर हुआ था, तो बेसिक्स ऑफ सीआरओ भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ओके ठीक मैम। है, सो ये है ब्रिजेस सर्किट। ब्रिज आप लोग पहले फैमिलियर होंगे या नहीं, बट अभी यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में बेसिक ब्रिज एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले कि ब्रिज होता क्या है बेसिक। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? वन नोट की स्क्रीन विजिबल है यस सभी मैम। को? यस ठीक मैम। है, ठीक है। तो बेसिक ब्रिज सर्किट जो होता है, आपके ब्रिज दो टाइप के हैं। सबसे बेसिक है डीसी ब्रिजेस और उसके बाद आता है एसी ब्रिज। मेनली जो हम ब्रिज यूज करते हैं ब्रिज सर्किट, वो यूज किया जाता है किसी भी अननोन कंपोनेंट। अब अननोन कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो अननोन कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो है, मतलब जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं सबसे बेसिक है वो है आर एल एंड सी। तो इन आर एल एंड सी की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हम एक ब्रिज जैसा अरेंजमेंट बनाते हैं। तो ब्रिज अरेंजमेंट में क्या होता है, अभी मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इस वन नोट से, तो कहीं भी राइट कर सकती हूँ मैं। हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा 4 आर्म का ब्रिज जैसा कि डायग्राम में भी दिखा था, बेसिक है, जहाँ पे कि चारों आर्म्स में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद आता है नेमिंग। नेमिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर हाँ एक कन्वेंशन लेके चलिए। अगर आप 2-3 कन्वेंशन लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। मतलब कि हमारे पास 4 टर्मिनल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस इज सी और ये डी। 4 टर्मिनल में 2 ऑपोजिट टर्मिनल्स, जैसे ये और ये ए और बी हैं, इन दोनों के अक्रॉस हमने सप्लाई कनेक्ट करी हुई है। सप्लाई यहाँ पे हम डीसी ही दे रहे हैं। उसके अलावा हम एसी भी लेंगे जब एसी ब्रिजेस पढ़ेंगे। उसके बाद 2 टर्मिनल्स हैं जिनके बीच में हम लगा रहे हैं गैल्वेनोमीटर, जिसे डी से डिनोट किया, ये डी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब ये डिटेक्ट करेगा कि सी और डी के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। उस बेसिस पे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा और जो भी करंट होगी वो वैल्यू हमें शो करेगा। तो यहाँ पे 4 आर्म्स हैं, चारों आर्म में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं। अब इन रेजिस्टेंसेस की नेमिंग हम कर देते हैं R1, R2, R3 एंड R4। सबसे बेसिक ब्रिज है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं तो किसी भी एज का रेजिस्टेंस अननोन होगा और बाकी सारी ब्रांचेस के रेजिस्टेंस नोन होंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू जो नोन रेजिस्टेंसेस हैं, उस अननोन रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे या सबसे बेसिक जैसे आर्म है पहली वाली आर्म, मतलब कि हम ये R1 को अननोन मान लेते हैं और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो बैटरी लगी हुई है, मतलब एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो भी करंट जाएगी वो आगे यहाँ पे ऐसे डिवाइड होगी। तो इस ब्रांच में I1 करंट और इस ब्रांच में I2। देन अगेन यहाँ पे एक हमें नोट दिख रहा है जहाँ पे की करंट डिवाइड होगी और यहाँ भी एक नोट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये I1 करंट, I2 करंट।
I1 R1 I2 R2 और आगे यहाँ पे जो करंट जाएगी मोस्टली, मतलब हमें क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस की कंडीशन में रख करके अननोन वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अब बैलेंस की कंडीशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब हम लोग ब्रिज स्टडी कर रहे होते हैं। बैलेंस की कंडीशन का मतलब है कि ये जो आर्म हमने सी और डी के बीच में कनेक्शन किया हुआ है, ये इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जानी चाहिए। दैट मीन्स जो गैल्वेनोमीटर है वो नल पे रहना चाहिए, मतलब उसका पॉइंटर 0 पे रहेगा। वो हमें जब 0 शो करेगा तब हम ये समझ जाएंगे कि ब्रिज हमारा कहाँ पे है। एनीवन? गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जब 0 पे होगा तो ही हमें समझना है कि ब्रिज किस कंडीशन में है। एनीवन? बैलेंस की कंडीशन में है ब्रिज। तो जब इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, दैट मीन्स जो भी करंट यहाँ से निकल करके आ रही है, मतलब ये I1 करंट, ये डिवाइड नहीं होगी और इस R3 से भी कौन सी करंट जाने वाली है फिर? I1। और अगेन यहाँ R4 से भी कौन सी करंट जाने वाली है? I2। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इसको हमने Yes, नाम ma'am. दे दिया E, मतलब ये हमारा जो एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसको मैंने E नाम दिया है। और ये E डिवाइड होगा ये दो रेजिस्टेंसेस, मतलब इसी सर्किट को अगर हम और अच्छे से बनाएं तो थोड़ा ऐसा बनेगा कि ये बीच में ब्लैक ब्लैक भी हुआ है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया R1, दिस इज R2, दिस इज R3। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि नेमिंग अगर आप चेंज कर रहे हैं, मतलब आप अपने हिसाब से R1 R2 R3 एंड R4 रख रहे हैं, तो उस हिसाब से इक्वेशंस चेंज होंगी। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक सोर्स, और क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसको हम ओपन मान के चल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन जो भी करंट आएगी वो डिवाइड नहीं होगी। Same I1 current will flow through this R1 and R3, and here I2 current will flow through R2 and R4. तो एट बैलेंस कंडीशन हमें पता है कि यहाँ से जो इस ब्रांच पे, मतलब ये जो पोटेंशियल VC है, VC एंड VD दोनों सेम होंगे, मतलब ये आपका C पॉइंट हो गया, C जो हमने नाम दिया है, दिस इज D, और ये A और B। ये पहली कंडीशन, इसके थ्रू भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और दूसरी है कि जो हमारी करंट जैसी डिवाइड हो रही है, I2 R2 सेकेंड कंडीशन, तो ये दो कंडीशन के थ्रू हम एक फाइनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। और वो इक्वेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बट उसको डिराइव कैसे करना है, क्योंकि सेम कंडीशन हमें सारे ब्रिजेस, जितने भी ब्रिजेस पढ़ने हैं, अभी हम लोग लिस्ट आउट करेंगे कि हमें कितने ब्रिज पढ़ने हैं, उन सारे ब्रिजेस में हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कॉन्सेप्ट आप लोग अभी देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है तो जो डिटेक्टर लगा हुआ है उस डिटेक्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप है दो ऑपोजिट टर्मिनल्स VC और VD के बीच में, वो 0 है, और 0 होने की वजह से दोनों इक्वल पोटेंशियल पे हैं। और दोनों इक्वल पोटेंशियल पे हैं तो सिमिलरली जो करंट फ्लो हो रही है दोनों ब्रांचेस में, वो भी बाद में हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअली में सेम है या नहीं, बट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है। मतलब यहाँ पे I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे हम I1 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। I1 यहाँ पे क्या है, I1 को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? अब देखिए इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है I1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा E, सॉरी कहाँ गया, दिस इज E। तो I1 विल बी इक्वल्स टू E बाय
R1 plus R3 ये लिख सकते हैं या नहीं बताइएगा। Similarly, I2 will be equals to E by R2 plus R2 plus R4. Is it clear? yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आप लोग बता सकते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी? A upon यस, सिमिलरली ठीक है, ये R4. कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R1 R2 दोनों से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास क्या निकल करके आएगा? R1 R4 equals to R2 R3. यस, R1 R4 is equals to R2 R3 and this is the balance condition और ये एक जनरल इक्वेशन है और इससे ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है। क्यों जनरल है? क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे बेसिक कंपोनेंट रेजिस्टेंस यूज किए हैं और यहाँ से जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने R1 को माना था वो निकल करके आएगा R2 R3 by R4. R4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस और इसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आप लोग इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे डीसी ब्रिज जो कि बहुत इजी है और इस ब्रिज का नाम है इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा, Wheatstone Bridge. यस, व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। याद रखिए ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए, ना कि कैपेसिटर, इंडक्टर या कोई और एसी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसी ब्रिजेस। नेक्स्ट इज एसी ब्रिजेस। एक मिनट, ये बार बार स्क्रीन पे एसी ब्रिजेस में डिफरेंस ये हो जाएगा, अभी जो हमने सर्किट पढ़ा है वो सर्किट था सिंपली रेजिस्टेंस का, बट अब हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए चेंज क्या होने वाला है, जो सर्किट है हमारा उस सर्किट में जो कंपोनेंट लगा है अब उसको हम सिर्फ आर से ना डिनोट करके उसको हम डिनोट करेंगे किससे? कोई बता सकता है क्या? ऐसा टर्म रेजिस्टेंस का ही जिसमें कि एल और सी भी आते हैं। Z यस, से impedance. इम्पीडेंस, वेरी गुड। यस, जेड से डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। यूनिट उसकी क्या रहेगी? हेनरी। ओम। जेड की यूनिट क्या रहेगी बेटा? सॉरी मैम, इंडक्टेंस। जेड की, ओम। इंडक्टेंस की तो सर हेनरी ओम। रहेगी। हाँ, ओम ही रहने वाली है। यस। ओम। ये हो गया आपका डिटेक्टर। एंड देन यहाँ पे दो अपोजिट ब्रांचेस के बीच में हमने लगा दिया। अब लगा रहे हैं हम एसी सोर्स। ठीक है, ये हो गया, इसको भी नाम दिया ई और ये है आपका Z1, दिस इज Z2, Z3, Z4। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे हम
इस ब्रिज को डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, मतलब कि एक तो आपका हो गया सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला है सोर्स, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, जो डिटेक्टर है, ठीक है। पहुंच गया भाई, ये तो दिखता ही नहीं है। डिटेक्टर मतलब सोर्स है ई, जो कि एसी सोर्स यूज किया जाएगा, एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो सकता है, ये ई, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे। और ये आप लोगों को जो विजिबल है ना, कुछ ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसा तो नहीं लाइट दिख रहा है, और डार्क करूं मैं? मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। ठीक है, नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे देखने में शायद प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से, थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। ई है आपका सोर्स, उसके बाद है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो हो सकता है फॉर एसी ब्रिजेस वो है आपके हेडफोन्स, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर और ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर। मतलब जो डिटेक्टर अभी हमने डीसी ब्रिज के केस में देखा कि एक गैल्वेनोमीटर है, फॉर एसी ब्रिजेस ये डिटेक्टर एक हेडफोन हो सकता है। हेडफोन कैसे हो सकता है कि हेडफोन से एक साउंड आता है, जब वो बैलेंस की कंडीशन में होगा तो उससे एक साउंड आएगा, और उस साउंड के थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कि ये नल पॉइंट पे है या नहीं है। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर जब यूज होगा तो उसके पॉइंटर से हम पता करेंगे कि पॉइंटर अगर 0 पे होगा तो उसको देख करके पता चलेगा कि ये नल पोजीशन पे है या नहीं। और उसके बाद आते हैं ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, मतलब एम्पलीफायर होते हैं वो एक टाइप के, ट्यूनेबल मतलब उनको हम ट्यून कर सकते हैं, वो ट्यूनिंग के थ्रू उसको हम बैलेंस पे ला सकते हैं। तो एसी ब्रिजेस के केस में ये तीन चीजें हम एज अ डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे ज्यादा और कोई रोल नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ हेडफोन्स एंड ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स एंड वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं हम एज अ डिटेक्टर फॉर एसी ब्रिजेस। और सोर्स है, सोर्स जो कि एसी होगा, एसी सोर्स का नेचर आपको पता है कि वेक्टर नेचर होता है, इनका एडिशन कैसे होता है, वेक्टर के फॉर्म में। तो एक और चीज समझने वाली है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग डायग्राम में, ये सॉरी एक मिनट, अगर हम लोग इंडिविजुअल सेक्शन का वोल्टेज कैलकुलेट करें तो इसका वोल्टेज होगा E1, इसका होगा E2 एंड इसका होगा क्या होगा E3, सिमिलरली इसका क्या होगा E4 E4, ठीक है। तो अब अगर हमें टोटल E निकालना है तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, बेसिक मैथ्स, वेक्टर वाली मैथ्स, कि E विल बी इक्वल्स टू, बताइए, E1 प्लस E2 E2 वेक्टर फॉर्म में, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सिमिलरली दूसरा क्या हो सकता है, ये होगा E3 प्लस E4 E4, ठीक है। वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे एसी ब्रिजेस के फेजर डायग्राम भी पूछे जाते हैं। तो फेजर डायग्राम में फेजर एडिशन जो होता है वो हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसकी एक अलग क्लास होगी जिसमें हम सारे ब्रिजेस के फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को बस इतना समझना है कि यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन होता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सारा जैसा भी आपने देखा डीसी ब्रिजेस का वैसे ही एसी ब्रिजेस के लिए भी होता है। बस यहाँ पे हम चीजें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये हो गया आपका सोर्स एंड डिटेक्टर की बात। सोर्स एंड डिटेक्टर के बाद अगेन अगर हम कंडीशन निकालेंगे कि क्या कंडीशन होती है नल की, तो नल की कंडीशन यहाँ पे भी सेम होगी। जैसा कि पोटेंशियल हमने पहले वाले केस में देखा था VC इज इक्वल टू VD, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी उस हिसाब से बताइए, ये कंडीशन बन सकती है या नहीं, जैसे नो बताइए। ये बन सकती है कंडीशन। I1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
E divided by Z. Z1 plus Z3. सिमिलरली Z1 और I2 को रिप्लेस कर सकते हैं E डिवाइडेड बाय Z2 plus Z4 into Z2। इससे भी जो कंडीशन निकल करके आने वाली है वो क्या है, Z1 Z3 is equals to Z2 Z4 सेम। इज इट क्लियर? मतलब जो इस डायग्राम में, एक मिनट, इस डायग्राम में यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाले, ये क्रॉस वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक और चीज ध्यान में रखने वाली है, फॉर एसी ब्रिजेस, एसी में सिर्फ वैल्यू नहीं होती है जैसा कि डीसी में होती है, एसी के साथ साथ अटैच्ड होती है उसकी फेजर वैल्यू भी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब उनके फेजेस के साथ क्या होगा आप बताइए, फेजेस में क्या चेंज आएगा? ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पढ़ा होगा ना कि जो फेजर वैल्यूज होती हैं अगर उनको मल्टीप्लिकेशन में रखा जाए तो वो ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में रखा जाए तो सब्सट्रैक्ट होती हैं। पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं? नहीं पढ़ा है क्या? हेलो? Yes, ma'am. तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ पे चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं आने वाला है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन होगा और जो फेज होंगे, फेज दोनों के ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखा जाए तो Z1 हमारा है R1 प्लस JX1। सिमिलरली Z2 क्या होगा, R2 प्लस JX2। Z3 R3 प्लस JX3 एंड Z4 हो जाएगा R4 प्लस JX4। ठीक है। अब ये जो x है, x दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो XL होगा या XC होगा। तो XL है अगर तो इसकी वैल्यू होगी ओमेगा L, और अगर XC है तो क्या वैल्यू होगी बताइए? Omega L. 1 by omega c। 1 बाय ओमेगा सी। वेरी गुड। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में j होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में j। क्लियर है? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है। तो अब हम लोग पहले ब्रिजेस को, सभी सारे ब्रिजेस को लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कितने ब्रिज हमें पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सवेल्स ब्रिज। मैक्सवेल्स ब्रिज दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज एंड सेकेंड वन is Maxwell's inductance capacitance bridge। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम है ऐसा कुछ। हालांकि आप लोगों को नोट्स में सब कुछ गिवन है, बट जब तक आपके सामने ड्रॉ करके नहीं दिखाया जाएगा, एग्जैक्टली आपको फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि हाँ थोड़ा तो कुछ दिख रहा है।
Maxwell's inductance bridge. ये है R1, this is L1, this is R3, this is R4, ये है R2, L2 एंड ये है स्मॉल r2। अभी हम लोग देखते हैं कि स्मॉल r2 का क्या रोल है। ठीक है, ये है D फॉर, D क्या है यहाँ पे बताइए, Detector. डिटेक्टर बताइए आप लोग। यस, डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या रोल है? करंट डिटेक्ट करेगा। ये डिटेक्ट करेगा कि क्या करंट फ्लो हो रही है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। मतलब अल्टीमेटली ये डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए। ये दोनों वेरिएबल हैं। डायग्राम क्लियर है, विजिबल है या नहीं आप लोगों को, मतलब समझ आ रहा है देख करके कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगेन यहाँ पे E1, ये E1, ये हो जाएगा आपका E3, जैसा कि अभी हमने देखा था। ये होगा E4 एंड दिस विल बी E2। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, माई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल देख लेते हैं कि क्या है वेरिएबल। जैसे कि फर्स्ट टर्म में जो भी क्वांटिटी है हम जनरली उसी को वेरिएबल लेते हैं, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसे ही लेना है। जो मैक्सवेल्स ब्रिज में यहाँ पे आप बाकी के मतलब 4 आर्म्स हैं, में से जो फर्स्ट आर्म है R1 एंड L1, वो है आपकी, एक मिनट, ठीक है, ये R1 एंड L1, ये है अननोन क्वांटिटीज जिसको कि हमें मेजर करना है। बाकी की आर्म्स जैसे R3 है, ये एक नोन है, स्टैंडर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सिमिलरली R4 भी एक फिक्स और स्टैंडर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन कम्स R2, L2 एंड R2। यहाँ पे स्मॉल R2 भी है। तो ये जो R2 है ये वेरिएबल शो किया गया है, L2 भी वेरिएबल शो किया गया है, एंड ये जो स्मॉल R2 है, ये स्मॉल R2 है इस L2 का इंटरनल रेजिस्टेंस। जनरली जो इंडक्टर हम यूज करते हैं वो प्योर इंडक्टर नहीं होता है, उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो यहाँ पे स्मॉल R2 दिख रहा है डिनोटेड है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है बट ये डिनोटेड है, मतलब इस L2 का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R2, और ये बनाए गए हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए बनाया गया है ताकि जो आपका अल्टीमेट रिजल्ट निकल करके आएगा तो उसमें R2 और L2 की वैल्यू अगर वेरिएबल हमने पुट करी है तो हम उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और ये भी नोन वैल्यूज ही हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ये सेम कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ लगाना है, मतलब जो अब जो करना है हमें वो क्या करना है, मतलब हर ब्रिज के केस में आपको एक डेरिवेशन करना होगा। डेरिवेशन में क्या है कि हमें जो भी अननोन क्वांटिटी है, जैसे कि जो मैक्सवेल्स ब्रिज है वो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, इंडक्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिए इंडक्टेंस ही निकालना है हमें, कैपेसिटेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन थ्रू मैक्सवेल्स ब्रिज। तो मैक्सवेल्स ब्रिज जो यूज करेंगे हम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस। अब जो अननोन इंडक्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, R1 एंड L1। तो R1 और L1 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। जो नोन क्वांटिटीज क्या है यहाँ पे, R3, R4, R2 एंड L2। तो इनकी मदद से हमें निकालना है R1 एंड L1। तो अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, जो अभी तक कॉन्सेप्ट हम यूज करते आए हैं
सेम जैसा कि हमने डीसी में पढ़ा और फॉर एसी ब्रिजेस जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। मतलब कि जो हमारे क्रॉस कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस कंपोनेंट्स मतलब सबसे पहले फर्स्ट आर्म का क्या इम्पीडेंस होगा बता सकते हैं क्या कोई? मतलब Z1 यहाँ पे क्या होगा? R1 क्या कोई L1 एक मिनट, क्या R1 J ओमेगा L1 ये होगा, ठीक है। Z2 R2 plus J R2 omega omega L2. क्या L2 होगा? R2 प्लस स्मॉल r2 प्लस J ओमेगा L2 ये होगा। और अगर आपको ये आ गया लिखना दैट मीन्स आप किसी भी ब्रिज के लिए आप बैलेंस की कंडीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन टास्क है। इसके बाद तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है Z2 Z इसके बाद Z3 एंड Z4। तो यहाँ पे Z3 क्या होगा बता सकते हैं क्या कोई? Z3 सिंपली R3। हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सब लोग बिजी हो जाते हैं क्या अपना ही काम करने में? मेरा अनम्यूट हुआ नहीं कि सब अपने अपने काम में लग गए। सो नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि अब हमें बैलेंस की कंडीशन में इन वैल्यूज को पुट करना है। बैलेंस की कंडीशन क्या है बताइए? Z1 Z3 is equal to Z4 Z2 Z4। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करना है। सी, मैं आप लोगों को एक ब्रिज के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा, उसके बाद जितने भी ब्रिजेस मतलब ज्यादा नहीं है 3-4 ही ब्रिज हैं, जो भी ब्रिज हैं मतलब सर्किट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, कहीं कैपेसिटर लग जाएगा, कहीं पैरेलल में कैपेसिटर आएगा, कहीं सीरीज में आएगा, तो उस बेसिस पे Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू चेंज होगी। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब हमें अल्टीमेटली Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यूज को इस बैलेंस की कंडीशन में पुट करना है और उसके बाद हमें वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो अभी इस इक्वेशन में इस डेरिवेशन में आप लोग ध्यान से देखिए कि हमें कैसे डिराइव करना है और उसके बाद फिर हमें सारे ब्रिजेस के लिए सेम करना है, ठीक है। सो Z1 की वैल्यू जो अभी अभी हमने डिराइव करी है R1 प्लस J ओमेगा L1, Z3 की वैल्यू R3, देन Z2 R2 प्लस स्मॉल R2 J omega L2 and then Z4 is R4 R4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
R2 R4 प्लस j ओमेगा L2 R4। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो इमेजिनरी टर्म है उनको एक तरफ कर लीजिए और जो रियल टर्म है उनको एक तरफ, और रियल टर्म को इक्वेट करना है और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो तो अब हम रियल टर्म्स को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द रियल टर्म्स इक्वेटिंग, मतलब यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस आप लोग समझ जाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे R1 R3 विल बी इक्वल्स टू R2 प्लस स्मॉल r2 एंड R4 विल बी कॉमन। यहाँ से हमारी जो R1 की वैल्यू निकल करके आ रही है वो क्या है, R2 प्लस स्मॉल r2 इंटू R4 बाय R3। R3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो है, अब हमें निकालना है अननोन इंडक्टेंस, जिसके लिए कि मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज को डिजाइन किया गया है। तो उसके लिए हमें इक्वेट करना है, नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी टर्म्स। तो इमेजिनरी टर्म्स है हमारे पास जे ओमेगा, जे नहीं आएगा, मतलब हम नहीं, वो कैंसिल आउट कर देंगे। L1 R3 इज इक्वल्स टू जे ओमेगा L2 R4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और L1 की क्या वैल्यू निकल करके आई, R4 बाय R3 इंटू L2। दिस इज द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया, अननोन इंडक्टेंस। ठीक है, यस मैम। इज इट क्लियर? Yes, नेक्स्ट ma'am. जो है मैक्सवेल्स ब्रिज में ही दूसरा है, मतलब इसके दो पार्ट हैं। एक है सिंपलेस्ट, थोड़ा जो अभी हमने देखा, थोड़ा ये सबसे बेसिक सर्किट था। इसके बाद है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। तो मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, एक मिनट, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड वन, मैक्सवेल्स, आप लोग भी अगर अपने हिसाब से करेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, अब सर्किट में कैपेसिटर भी ऐड हो जाएगा। फर्स्ट आर्म सेम रहने वाली है, जो थर्ड आर्म है R3 की वो भी सेम रहने वाली है। ठीक है, चेंज होगा यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में लग जाएगा कैपेसिटर। एक कैपेसिटर और पैरेलल में रजिस्टर। रेजिस्टर। ये भी है वेरिएबल, दिस इज C4, दिस इज R4, दिस इज R1, L1, R2, R3, अगेन यहाँ पे डिटेक्टर और इस AC ब्रांच source। में AC सोर्स E। ठीक है, अब यहाँ पे हम अननोन वैल्यू जो है विच इज R1 एंड L1 आपकी अननोन वैल्यू है, जिनकी वैल्यूज को हम डिटरमाइन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस अननोन
वेरिएबल कैपेसिटेंस, और इसीलिए इस ब्रिज का नाम है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसके साथ साथ अभी हमें इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं, पर पहले हम ये देख लें कि इसमें कंडीशन क्या आ रही है। तो अगेन सेम जो हमने पहले वाले ब्रिज के केस में किया है, यहाँ पर भी हमें R1 और L1 की वैल्यू को डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ R2, R3 एंड C4, R4। ठीक है, तो उसके लिए हम वही इक्वेशंस फिर से लिखनी होगी। Z1 क्या होगा यहाँ पे, R1 प्लस j ओमेगा L1। ये इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होती ना आप लोगों को? No, ma'am. एनीवन? क्योंकि यही मेन है, अगर आप ये लिखने में प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे सॉल्व करवाने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए Z2 है R2 सिंपली, Z3 भी है R3, और Z4 क्या है आप बताइए? R4 upon Z4 is the parallel R4 upon 1 plus j omega C4 R4। ये कैसे आया है? ये कैसे आया है? पैरेलल में है, और क्योंकि कैपेसिटेंस इसलिए 1 upon ओमेगा C। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C4। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप सभी को पता होगा। ये पैरेलल में वैल्यू को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R4, मतलब R4 इंटू 1 बाय j ओमेगा C4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया R4 इंटू j ओमेगा C4 प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट हो गए, तो जिससे जो वैल्यू निकल करके आई है वो है R4 बाय 1 प्लस j ओमेगा C4 R4। ठीक है, अब सेम वही करना है जो अभी हमने पहले वाले केस में किया था, मल्टीप्लाई करना है। ये वाइब्रेट किसका फोन हो रहा है बार बार? किसी का फोन तो वाइब्रेट हो रहा है भाई, देखिए। सेम इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आने वाली हैं R1 प्लस j ओमेगा L1, और यहाँ पे हो जाएगा R4 बाय 1 प्लस j ओमेगा C4 R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3। इसको सॉल्व करना है, और अब ये आप लोगों को बताना है क्या वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करके रियल पार्ट को इक्वेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। तो क्या कोई बता सकते हैं? या तो आपके पास बुक होगा तो उसमें सब कुछ ही गिवन होगा कि क्या वैल्यू है, बट अगर खुद से डिराइव करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो प्लीज आप लोग बताइए कि अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है ये जाएगी इस साइड में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करना है, और उससे रियल पार्ट से हमें R1 की वैल्यू मिलेगी और इमेजिनरी पार्ट से हमें L1 की वैल्यू मिलेगी। तो क्या कोई बता सकते हैं कि क्या वैल्यू है? एनीवन? एनीवन? R2 R3 upon R4 R1 की। ठीक है, ये डिराइव किया है बेटा आपने? यस मैम। पहले ही डिराइव कर लिया था क्या कि अभी किया है? मैम कल पढ़ा था मैंने। अच्छा, और L1 की वैल्यू? R2 R3 into C4। बाकी लोग भी हैं क्लास में? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बाकी चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो सबसे इजी है आपका ब्रिजेस वाला पार्ट, और इसको क्योंकि हमें ज्यादा इजी क्यों लगता है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड होने की वजह से डेरिवेटिव चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं, और अगर इजी हो तब तो और भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये वैसा ही कोई टॉपिक है
जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो प्लीज ये आपका स्कोरिंग टॉपिक टाइप से आप समझ सकते हैं कि ये वो टॉपिक है, अगर आप इसमें कम टाइम भी स्पेंड करेंगे तो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारी R1 और L1 की वैल्यूज निकल करके आई हैं। अब हमें कुछ इसके थियोरेटिकल पार्ट्स हैं जिसको कवर करना है, मतलब कि हर एक ब्रिज की अपनी एक प्रॉपर्टी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हर एक ब्रिज का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, मतलब जैसे कि वो किस वैल्यू पे डिपेंडेंट है और उस पर्टिकुलर वैल्यू की क्या रेंज है, उस बेसिस से इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिफाइन किए गए हैं। तो वो देख लेते हैं हम लोग। फॉर मैक्सवेल्स ब्रिज, देखो जनरली आप लोगों को सिर्फ मैक्सवेल्स ब्रिज आएगा, और अगर सिर्फ मैक्सवेल्स ब्रिज पूछा गया है तो आप दोनों में से कोई भी ब्रिज एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो इजीएस्ट है उसी के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पूछा गया है, तब आप सेकंड वाला जो मैंने बताया है उसे बढ़ाना है, और अगर आपसे मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज पूछा गया है तो आप फर्स्ट वाला बताइए स्पेसिफिकली, और सिंपली मैक्सवेल्स ब्रिज है तो आप कोई भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। सो आप यहाँ पे एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक और चीज है, एक और पैरामीटर है जो हमें ब्रिजेस के साथ ही पढ़ना है, जो कि है कहाँ पहुंच गया, विच इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर पहले भी पढ़ा है, आप लोगों ने सुना है कहीं? यस मैम। सुना है? Yes, ठीक ma'am. है। तो जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर इज नथिंग बट 2 पाई इंटू, कोई बता सकते हैं इसकी फाइनल वैल्यू? आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, पर ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्म में शायद ही पढ़ा होगा। पर साइकिल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है। अब क्यू फैक्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्यू फैक्टर क्या होता है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन, इसकी जो ये इक्वेशन है उससे समझ में आ रहा है कि क्यू फैक्टर हमें डिनोट करता है कि जो हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी एक साइकिल मतलब इनके साथ हमेशा ओमेगा टर्म अटैच्ड है, और ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी टर्म है जो कि एक साइकिल पे वर्क करता है। तो एक साइकिल पे ये जो हमारी क्वांटिटीज है एल एंड सी, कितनी एनर्जी क्यू फैक्टर से, मतलब इस फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। इसकी यूनिट ऐसे कोई यूनिट नहीं होती है, बट ये एक डिनोटिंग एलिमेंट, जैसे गेन होता है ना, कि गेन सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो होता है, ये डिनोट करेगा कि आपका जो कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है और कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, और इन दोनों का रेशियो। और अगर ये इन दोनों का रेशियो है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम, मतलब हमें एक साइकिल में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करना है या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को डिसिपेट करना है। अब ये हम खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो, ना कि डेसिपेट हो। मतलब कि क्या डिजायरेबल है, क्यू फैक्टर की कैसी वैल्यू डिजायरेबल है? एनर्जी को ज्यादा स्टोर करे या डिसिपेट करे? स्टोर करे। स्टोर करे। मतलब ये जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है एल एंड सी जो हमारे सर्किट में लगे हुए हैं, ये इस तरीके से वर्क करने चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करें, ना कि डेसिपेट करें, क्योंकि डेसिपेट करने के लिए तो ऑलरेडी रेजिस्टर्स प्रेजेंट है जो कि हर हाल में एनर्जी को डेसिपेट ही करने वाले हैं। सो क्यू फैक्टर की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इट इज डिजायरेबल, और इसके लिए इसकी वैल्यू मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। और इसको हम अलग अलग, मतलब आर एल सर्किट के लिए अलग होता है, आरसी सर्किट के लिए अलग होता है। आर एल सर्किट के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऐसा कुछ, Q इज इक्वल्स टू एक्सएल बाय आर के फॉर्म में पढ़ा होगा, एंड फॉर RC सर्किट इट इज XC बाय आर, और XL बाय आर को जब आगे सॉल्व करते तो ये ओमेगा एल बाय आर आता है, और XC बाय आर को जब हम आगे सॉल्व करते तो ये
1 by ओमेगा C into R आता है। ये Q फैक्टर की वैल्यू होती है फॉर RL सर्किट एंड फॉर RC सर्किट। पहले देखा है ये ओमेगा L by R एंड 1 by ओमेगा C into R? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस सब्जेक्ट में देखा है आप लोगों ने? Physics. फिजिक्स में। ठीक है, अभी आपको नेटवर्क्स में भी पढ़ने होंगे क्योंकि ये नेटवर्क में भी स्टेडी स्टेट एनालिसिस पूरा का पूरा रेजोनेंस में पढ़ेंगे आप लोग। रेजोनेंस टॉपिक है आप लोगों को ना? नेटवर्क एनालिसिस में देखिएगा, रेजोनेंस टॉपिक के अंदर आप लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो ये है क्यू फैक्टर और हर ब्रिजेस के लिए हमें देखना है कि क्यू फैक्टर की क्या रेंज है और क्यू फैक्टर की क्या वैल्यू निकल करके आ रही है। जैसे कि इस सर्किट के लिए अगर हम देखेंगे कि क्यू फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास L1 और R1 भी प्रेजेंट है और C4 C टर्म मतलब कैपेसिटर भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी फॉर इंडक्टर इट इज ओमेगा L1 by R1 एंड कैपेसिटर के लिए इसकी वैल्यू दूसरी होगी। इसके लिए वही जो हमने इक्वेशन पढ़ी है फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, क्यू की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L1 by R1। ठीक है, और यहाँ पे जो भी L1 और R1 की वैल्यू है उसको पुट करेंगे और उसको पुट करके हमें देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। अब L1 और R1 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो बता सकते हैं क्या कि Q की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? जो अभी हमने L1 और R1 की वैल्यू डिटरमाइन करी है उस बेसिस पे Q की वैल्यू क्या आ रही है? L1 की वैल्यू हमने निकाली R2 R3 C4 और R1 की वैल्यू हमने क्या निकाली? R2 R3 upon R4। तो उससे जो हमारी वैल्यू निकल करके आ रही है वो है ओमेगा C4 into R4। R4। इज इट क्लियर? Yes, ma'am। ma'am. यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे कि जो सर्किट है दोनों ही वेरिएबल हैं, C4 भी वेरिएबल है, R4 भी वेरिएबल है। दैट मीन्स C4 और R4 की वैल्यू को एडजस्ट करके वी कैन एडजस्ट द रेंज ऑफ Q फैक्टर फॉर द मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो अब इसके लिए जो Q की रेंज है वो बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ C4 R4 एंड ओमेगा, जो Q की रेंज है वो रेंज है Q इज फ्रॉम, यहाँ पे Q इज फ्रॉम 1 to 10, मतलब लोअर वैल्यूज ऑफ द Q फैक्टर वी विल यूज दिस ब्रिज ओनली। अगर Q फैक्टर की लोअर वैल्यूज को हमें मेजर करना है तो हम मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज को यूज करेंगे। हायर वैल्यू ऑफ द Q फैक्टर के लिए ये ब्रिज यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा है और इस वेरिएबल कैपेसिटर को ट्यून करना होगा। मतलब वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है कि उसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करना है। तो ये चेंज करना और फिक्स करने की जो प्रोसेस है, मतलब ये जो ट्यूनिंग की प्रोसेस है, कैपेसिटर के केस में उतनी इजी नहीं होती है जितना कि इंडक्टर के रेजिस्टर के लिए होता है। और इसीलिए हम इसको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी से चेंज करके दूसरी वैल्यू पे सेट कर दिया फिर दूसरी वैल्यू पे सेट कर दिया। तो इस बेसिस पे Q की जो रेंज है वो है 1 to 10। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और इसके अलावा भी जो इसके एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि R1 और L1 दोनों में ही अगर आप देखेंगे R2 और R3 तो फिक्स है, R2 R3 एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है, C4 और R4 वेरिएबल है। तो दोनों ही क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, R4 अलग है C4 अलग है, तो अगर हम सिर्फ R4 को वेरी करेंगे तो सिर्फ R1 वेरी होगा और सिर्फ C4 को वेरी करेंगे तो L1 वेरी होगा। इवन R2 और R3 क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है बट उनकी वैल्यूज तो फिक्स हैं, तो फिक्स होने के बाद वो दोनों में इम्पैक्ट सेम जो भी इसका इम्पैक्ट L1 में होगा वही R1 में होगा, बस चेंज आएगा R4 और C4 से। तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कहीं से कहीं तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा
इन दोनों इक्वेशन में हमें फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं दिख रही है, मतलब कि R1 और L1 दोनों ही फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट तो ये भी एक एडवांटेज ही है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्यू की रेंज आ रही है वो भी लोअर रेंज के लिए, मतलब ये एडवांटेज तो नहीं कह सकते इसको, पर हाँ अगर इंडक्टेंस की हमें ज्यादा रेंज चाहिए तो उसको हम R2 R3 की हायर वैल्यू पुट करके हमें L1 की ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, मतलब इंडक्टेंस की ज्यादा वैल्यू हमें मिल सकती है। क्यू की वैल्यू कम है तो ये डिसएडवांटेज है आपका कि क्योंकि यहाँ पे हम क्यू को हायर वैल्यू तक क्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज एन एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं? हेलो, Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? मैम एक बार और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिए। ठीक है, एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज ये है कि R1 और L1 दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि दोनों में ही R2 R3 तो फिक्स है, बट R4 और C4 अलग अलग हैं एक दूसरे से और वेरिएबल हैं, तो ये दोनों जो क्वांटिटीज अननोन हमने निकाली है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है। उसके अलावा है कि यहाँ पे जो हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, R2 R3 इंटू C4, यही वैल्यू आई है ना इंडक्टेंस की, यस मैम। R2 R3 इंटू C4। तो अगर R2 R3 की हम ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं जो कि फिक्स है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उससे हमें हायर वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी इंडक्टेंस मिल सकती है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, यस मैम। और डिसएडवांटेज में क्या होगा कि डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे जो क्यू की रेंज है, मतलब क्यू फैक्टर की जो रेंज है जिसके लिए कि ये ब्रिज यूज किया जाएगा वो है लोअर रेंज के लिए है, तो मतलब ज्यादातर एप्लीकेशन कवर नहीं हो पाएंगे इससे, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा यहाँ पे R2 और R4 टर्म जो हैं आपके दोनों ही इक्वेशन में प्रेजेंट हो रही हैं, अगर आप लोग देखेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो ये अगर दोनों ही इक्वेशन में प्रेजेंट हो रही हैं तो वेरिएबल को सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और उसके अलावा और भी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको बुक में और डिटेल में मिलेगा, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि बस इसका ये लो है ये हाई है, क्योंकि रेंज इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने अलग से बताया है कि ये ध्यान में रखना है कि लोअर रेंज ऑफ द क्यू फैक्टर मैक्सवेल्स ब्रिज यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे R2 एंड R3 टर्म भी प्रेजेंट है जो कि फिक्स है, और उनके फिक्स होने की वजह से भी कोई डिसएडवांटेज प्रेजेंट होगा, लेकिन ये सब डिटेल में आपको और बुक में मिलेगा। ठीक है, तो और आपको बुक से पढ़ना होगा, 2-3 और डिसएडवांटेजेस है बट ये जो मेन है ये यही है। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और बुक से पढ़ना होगा, और भी डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन उसको और बुक में, क्योंकि थ्योरी है और ज्यादा थ्योरी है, इसको इतना डिटेल में नहीं बताना, मैं और भी ब्रिजेस करने हैं इसलिए। सो नेक्स्ट ब्रिज जो है इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है, हालांकि उस न्यूमेरिकल को अगर आप लोग नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा, तो प्लीज नोट डाउन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए, आपको पीडीएफ में प्रेजेंट है ये न्यूमेरिकल, जो पीडीएफ मैंने दिया है ना, क्योंकि नोट्स में लिखे हुए थे तो ऑटोमेटिक वो आएगा ही आपके पास, सो वो मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन के साथ, लेकिन अभी अगर आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा तो सही रहेगा, उससे आइडिया भी आएगा कि किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन करिएगा,
A Maxwell's bridge is used to measure. A Maxwell's bridge is used to measure. लिख रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Used to measure an inductive impedance full stop. The bridge constants, the values of the bridge constant at balance are, the values of the bridge constants at balance are C4 is equals to 0.01 microfarad, R4 is equals to 470 kilo ohm, then is equals to 5.2, sorry, 5.2 नहीं है, 1 है, kilo ohm, and R3 is equals to 100 kilo ohm. तो अब आपको डिटरमाइन करना है R1 एंड L1 डिटरमाइन करना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. कैलकुलेट करिए बस 2 मिनट में इसे। ये ले लीजिएगा, ये थाली ले जाइए। क्या वैल्यू आ रही है? Ma'am, R1 is equal to 1.09 kilo ohm. यस, एंड L1 इज इक्वल्स टू 5.1. 5.1 हेनरी। हेनरी। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एचएस कलसी का। किस आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको डायग्राम्स भी शो करना चाहिए कि जो आर्म आएगी ब्रिज की, जिस आर्म में लगे होंगे वो किस फॉर्म में लगे होंगे, ऐसा कुछ होगा। और वहां पे L1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू को आपको डिनोट करना होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रिज हमें पढ़ना है वो है, एक मिनट, वो है हेज ब्रिज। ठीक है। अभी जो ब्रिज हमने पढ़ा है उसमें हमने क्यू की रेंज देखी है, तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यू की रेंज ज्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं, कि सबको समझ आ गया ज्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं? जो क्यू अभी हमने देखा, क्यू की जो वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है? ओमेगा
C4 R4 और C जनरली आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे माइक्रोफैरड रेंज में या नैनोफैरड रेंज में होता है और R4 की वैल्यू किलो ओम्स में कुछ होगी और फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज किलो हर्ट्ज में ही होगी, हर्ट्ज में नहीं होगी, किलो हर्ट्ज या उस मेगा हर्ट्ज में। तो उससे क्योंकि फ्रीक्वेंसी फैरड रेंज, तो अगर हमें Q को ज्यादा करना है तो उसके लिए बचती है सिर्फ एक ही टर्म विच इज R4 और इसको हमें ज्यादा पुट करना होगा अप टू 10 to the power 5 to 10 to the power 6 और ये भी एक रजिस्टर है और इतनी ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसका साइज भी कुछ ज्यादा होगा और उसकी वजह से सर्किट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इतनी ज्यादा वैल्यू के रजिस्टर को हम नहीं यूज कर सकते, मतलब कि क्यू की जो हायर रेंज है उसको हम नहीं अटेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और इसीलिए जो क्यू की रेंज आती है फॉर मैक्सवेल्स ब्रिज वो है 1 to 10। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इज हेज ब्रिज। हम लोग देखते हैं हेज ब्रिज। हेज ब्रिज का डायग्राम ऐसा कुछ होता है। अगेन यहाँ पे भी अननोन इंडक्टेंस ही है क्योंकि हेज ब्रिज भी हम इंडक्टेंस के लिए ही यूज कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस। जो चेंज आने वाला है वो सिर्फ फोर्थ आर्म में है। ये है L1, ये है R1, this is R3, this is R2, C4, R4। ये है, सॉरी, ये diagram is visible to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज आया है प्रीवियस सर्किट से वो ये है कि जो R4 C4 पैरेलल में लगे हुए थे यहाँ सीरीज में प्रेजेंट हो गए हैं। सीरीज में प्रेजेंट होने की वजह से जो Z4 टर्म पहले कुछ और थी अब क्या हो जाएगी R4 प्लस 1/j ओमेगा C4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं R4 माइनस j को ऊपर ले जाएंगे ओमेगा C4 और Z1 तो ऑलरेडी हमें पता है क्या है, Z1 is nothing but R1 plus j omega L1। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं बैलेंस की कंडीशन। इज इट पॉसिबल और नॉट? बैलेंस की कंडीशन डिटरमाइन की जा सकती है। यस मैम। Z1 into Z4 is equals to Z2 into Z3 लगाना है हमें और उससे जो इक्वेशन निकल करके आएगी Z1 into Z4 is equals to Z2 Z3। इससे जो इक्वेशन निकल करके आएगी R1 और L1 की वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसे आपको डिराइव करना है। ठीक है, यहाँ पे जो R1 निकल करके आएगा हेज ब्रिज के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आप लोगों को डिटरमाइन करना है। ओमेगा स्क्वायर R2 R3 C4 square R4 divided by 1 plus R4 square C4 square omega square। This is R1 और L1 जो है
वो है R2, R3, C4। डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है, आप लोग ये ध्यान दीजिए। अगर आपकी क्वेश्चन आपके मतलब जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हर केस में जो भी डिनोमिनेटर होगा, जितने भी अगर अलग-अलग आपने पैरामीटर्स निकाले हैं, तो सबके लिए डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। R4 स्क्वायर, C4 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ये है L1 की वैल्यू, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ से हमें क्यू फैक्टर निकालना है और ऑब्जर्वेशन देखना है कि कैसे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग निकालिए क्या आएगी क्यू की वैल्यू, बताइए क्या आएगी क्यू की वैल्यू। L1 पुट करिए, R1 पुट करिए, क्यू क्या आएगा? 1/ओमेगा C4R4। 1/ओमेगा C4 R4। R4, ठीक है। यस, तो यहाँ से अब हमें वैल्यू देखनी है कि क्यू की क्या रेंज हो सकती है। पहले वाली जैसी इक्वेशन थी वैसी ही है, बस एक डिफरेंस है कि पहला हमारा न्यूमरेटर में था, अब ये वही इक्वेशन इनवर्स हो गई है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि वो जो मैक्सवेल्स ब्रिज में क्यू की रेंज थी लोअर वैल्यूज के लिए थी, पर यहाँ पे वही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये हायर वैल्यूज ऑफ द क्यू के लिए यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, आर को हम कम रखेंगे तब भी हमारे पास न्यूमरेटर में हायर वैल्यू ही जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्यू की जो रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और जो उसकी लिमिट है वो ये है कि यहाँ पे जो क्यू हो सकता है हमारा, क्यू कैन बी हायर देन 10। हायर देन 10, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हायर वैल्यूज ऑफ द क्यू के लिए हम हेज ब्रिज को यूज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो जो इसके एडवांटेजेस होंगे वो यही हैं कि हायर वैल्यूज ऑफ द क्यू है, और क्यू का जो फॉर्मूला हमें मिला है, मतलब क्यू फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सारे पैरामीटर्स जो हमारे एल सी वाले सर्किट्स होते हैं ना, एल और सी वाले सर्किट, उनके लिए क्यू फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी बैंडविड्थ हो गई, और उसके अलावा किस पॉइंट पे हमें पीक मिलेगा, कितनी देर तक स्टेबल रहेगा, ये सारी चीजें उसके क्यू फैक्टर से इजीली डिटरमाइन की जा सकती हैं। और इसीलिए क्यू फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, क्योंकि जो आपके डीसी सर्किट है उसमें क्यू तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो क्यू की रेंज है वो ग्रेटर देन 10 है, और ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि इसको हम Q लेस देन 10 के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, और उससे ज्यादा और भी ज्यादा डिटेल में देखना आप लोगों को बुक में पढ़ना होगा। और भी डिसएडवांटेजेस हैं, और भी एडवांटेजेस मिलेंगे डिसएडवांटेजेस, पर उसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे L1 और R1 जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट है, मतलब अब जो R और L हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं हम जो वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं उसकी इंडिपेंडेंसी कहीं न कहीं खत्म हो रही है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पहले हम तब डिटरमाइन करें, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा रखेंगे तो उस बेसिस पे R1 और L1 अफेक्ट होगा। पहले सिर्फ इंडिविजुअल पैरामीटर की वैल्यू पे डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अब जो इक्वेशन हमें दिख रही है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस इक्वेशंस, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? बताइए। यस मैम। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट एक जो एडवांटेज है वो ये है क्योंकि ये क्यू हायर वैल्यू के लिए है, हायर वैल्यूज ऑफ द क्यू है, इसलिए इसको हम प्रीफर करेंगे
ज्यादा, जहाँ पे कि हायर वैल्यू, और ये हायर वैल्यू ऑफ क्यू मोस्ट ऑफ दी सर्किट्स में जहाँ भी कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें सिग्नल को रिसीव करना होता है, सेंड करना होता है, तो सिग्नल की क्वालिटी डिटरमाइन होती है उसकी हाई वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर से। तो इस केस में क्यू फैक्टर सही है, तो ये सर्किट ज्यादा यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दीजिएगा भाई। आ रहा है। ठीक है, अब 2 और ब्रिजेस बचे हैं, उसके बाद आपका ब्रिजेस वाला ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और 1-2 सर्किट्स होंगे जिसको हम लोग आगे आगे कवर करेंगे, आज की क्लास में नहीं। जैसे कि क्यू मीटर है, क्यू मीटर भी आपके सिलेबस में है जहां तक मुझे पता है। एक मिनट। यस मैम। वेन ब्रिज है इम्पीडेंस मेजरमेंट बाय क्यू मीटर, तो क्यू मीटर भी हम लोग कवर करेंगे। अभी शेयरिंग ब्रिज करना है एंड वेन ब्रिज करना है, ये 2 ब्रिज, उसके बाद आपके सारे ब्रिजेस कंप्लीट हो जाएंगे। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। सिलेबस आप लोगों के पास होगा तो देख लीजिएगा, सिलेबस है आप लोगों के पास या नहीं है? ये आप सभी को दिखा हुआ स्क्रीन पे, मैक्सवेल्स ब्रिज, इंडक्टेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, देन हेज ब्रिज। अब है शेयरिंग ब्रिज और वेन ब्रिज, ये 2 ब्रिजेस कंप्लीट करने हैं। इसके बाद है इंडक्टेंस इम्पीडेंस मेजरमेंट बाय क्यू मीटर, तो क्यू मीटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फेजर डायग्राम भी। और साथ ही साथ अब आप लोगों को सारे जो लैब में इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है वो भी मैं दिखाऊंगी, ऑनलाइन मोड में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर ही EMI के इक्विपमेंट्स आए हैं, तो सारे नए इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं बट यूज नहीं हो रहे हैं। फिर भी उसको देख तो सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और वो आपके लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क करेगा। जैसे कि स्ट्रेन गेज हो गए, मतलब जो आपका ट्रांसड्यूसर वाला चैप्टर है उसके लिए। सो नेक्स्ट इज शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज यूज किया जाता है अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। अभी तक हमने जो 3 ब्रिज पढ़े हैं, मैक्सवेल्स ब्रिज में 2 और एक हेज ब्रिज, ये तीनों यूज किए जाते हैं फॉर मेजरिंग अननोन इंडक्टेंस, बट शेयरिंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरिंग अननोन कैपेसिटेंस। तो अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो, क्योंकि हमें अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करना है, तो वो चेंज हो जाएगी थोड़ा सा। C4R4, this is T, source R1 C1, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये आपका है C2, this is R3। Diagram is clear to everyone? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, R1 प्लस 1/j ओमेगा C1। क्लियर है ये सभी को? इसी में J को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद है Z2, Z2 क्या है यहाँ पे, 1/j ओमेगा C2। Z3 क्या है, R3।
और Z4 क्या है? Z4 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C4 एंड R4। तो अगेन जैसे कि हमने फर्स्ट वाले सर्किट में किया था, R4 इंटू 1/j ओमेगा C4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1/j ओमेगा C4। तो इससे क्या हो जाएगा, R4 बाय 1 प्लस j ओमेगा R4 C4, ये निकल करके आएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. सो अब सेम हमें इक्वेशन में पुट करना है, उसके साथ हमें R1 और C1 निकालना है। तो जब आप लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, R1 एंड C1 को डिराइव करेंगे, तो जो R1 और C1 की वैल्यू निकल करके आएगी वो ऐसी कुछ होगी। R1 विल बी इक्वल्स टू R1 will be equals to R3 C4 डिवाइडेड बाय C2। किसी ने किया है या नहीं किया है? पहले इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। और C1 will be equals to C2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू R4 बाय R3। ये सिंपल इक्वेशंस आएंगी। करना वही है सेम जो किया है पहले, दोनों की रियल और इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेम Z1 into Z4 is equals to Z2 into Z3 में वैल्यूज को पुट करना है, रियल एंड इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करना है। तो उससे हमें निकल करके आएगा R1 और C1 की वैल्यू। इस इक्वेशन में पुट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो C4 वेरिएबल है और R4 वेरिएबल है। ये सुनो, वेरिएबल लिया है हमने, वेरिएबल लिया है C4 को और R4 को। उसके अलावा C2 भी एक स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू है एंड R3 भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि दोनों जो टर्म्स हैं R1 और C1 वो R3 C2 पे डिपेंडेंट है, उसके अलावा C4 और R4 पे डिपेंडेंट है, जैसा कि मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज में हो रहा था। मतलब कि यहाँ पे भी ये दोनों टर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो C4 और R4 वेरिएबल है उसकी वजह से ये वैल्यू एक को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये है। इज इट क्लियर? मतलब C2 एंड R3 तो दोनों में ही प्रेजेंट है, बट R4 एंड C4 की वजह से ये दोनों जो टर्म्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई हैं। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ भी कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि क्यू फैक्टर अभी तक हम लोग निकालते आए हैं, यहाँ पे अब डिराइव करना हमें डेसिपेशन फैक्टर। डेसिपेशन फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ कंप्लीटली कैपेसिटिव सर्किट है, कोई इंडक्टर नहीं यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्यू फैक्टर ना निकाल करके डेसिपेशन फैक्टर निकाला गया है। और डेसिपेशन फैक्टर को डिनोट करेंगे डेसिपेशन फैक्टर D है, D1। इसको डिनोट किया गया है tan डेल्टा से, और ये हो गया ओमेगा C1 R1। यहाँ स्मॉल R1 डिनोट किया है, मैंने आप लोगों को कैपिटल R1 से बताया है। तो उस कैपिटल R1 को रिप्लेस करके स्मॉल R1 करना है। और बाकी नोट्स में भी स्मॉल R1 है और बुक में भी आपको स्मॉल R1 मिलेगा। डिनोट इसलिए स्मॉल R1 से किया क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस की जहाँ पे बात आती है तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉलर टर्म में स्मॉलर लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे C1 के साथ जो R लगा हुआ है उसको स्मॉलर फॉर्म में लिखा गया है। और यहाँ से C1 और R1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो D निकल करके आएगा, D1 मतलब डेसिपेशन फैक्टर जो निकल करके आएगा वो ऐसा ही कुछ होगा जैसा कि Q फैक्टर के
जो हमने पहले डिराइव किया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कैसे है, या बुक में अगर आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो उसकी सिंपल फोटो खींच करके भी आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है, पर शायद कोई डाउट ही नहीं आता है आप लोगों को तो आप लोग पूछते ही नहीं है। ये हो गया आपका शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज के बाद एक और डी-सॉर्टी ब्रिज आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज वेन्स ब्रिज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, बट वेन ब्रिज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा यूनिक है। वेन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जब हमें फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है तब वेन ब्रिज यूज किया जाता है। एंड फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी एसी सर्किट, फॉर एनी कम्युनिकेशन सर्किट। हर जगह हमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है। रिसीविंग पॉइंट पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रांसमिटिंग पॉइंट पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसलिए जो वेन ब्रिज का एप्लीकेशन है वो थोड़ा वाइड हो जाता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जहां भी हमें फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना होता है वहां पे पिक्चर में आता है वेन ब्रिज। तो इसका जो एप्लीकेशन है आप बाद के सर्किट्स में भी, बाद के सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे कि वेन ब्रिज कहीं भी आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होगी इसलिए। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी, अभी जो हम मैक्सवेल्स ब्रिज यूज पढ़ रहे थे वो यूज किया जाता था पावर फ्रीक्वेंसी एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, लेकिन ये जो ब्रिज है वेन ब्रिज, ये यूज किया जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स में भी। मतलब ऑसिलेटर अब आगे पढ़ेंगे, ऑसिलेटर में जहाँ पे कि हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करना होता है वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट किया जाता है, तो उस केस में वेन ब्रिज यूज किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसका यूज किया जाता है एज अ नॉच फिल्टर इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर सर्किट। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर सर्किट में नॉच फिल्टर की तरह इसका यूज किया जाता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, और इसका डेरिवेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन एंड इसकी बैलेंस की कंडीशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नॉट ओनली इन आरजीपीवी बट इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेन्स ब्रिज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डायग्राम मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा
डायग्राम सभी को विजिबल है? यस मैम। विजिबल है सभी को डायग्राम? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको बीच में दिख रहा है, दिस इज मैकेनिकल कपलिंग। ये दोनों आर्म्स जो हैं, जो फर्स्ट आर्म और सेकंड आर्म है, फर्स्ट आर्म में R1 और C1 पैरेलल में लगे हुए हैं, सेकंड आर्म में R2 एंड C2 सीरीज में लगे हुए हैं, एंड R3 एंड R3 अगेन फिक्स है। बहुत सारी जगह आपको ये वेरिएबल भी मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पे R1 C1 R2 C2 को वेरिएबल भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसको वेरिएबल रखने से फ्रीक्वेंसी हमारी जो है इन्हीं पे डिपेंडेंट होगी, तो फ्रीक्वेंसी को भी वेरी किया जा सकता है, इसलिए ये वेरिएबल भी रखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये आपको फिक्स दिख रहा है, ठीक है। मैकेनिकल कपलिंग मतलब कि क्या है कि ये जो चारों कंपोनेंट है वो मैकेनिकली, मतलब यहाँ जो R1 और R2 दिख रहा है वो एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड है, तो अगर हम एक को चेंज करते हैं तो दूसरा भी इजीली चेंज हो जाए, कुछ इस इंटेंशन से यहाँ पे कपलिंग यूज करी जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि Yes, R1 और R2 की मैकेनिकल कपलिंग? यस, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। आवाज आ रही है सभी को या नहीं? yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम इक्वेशंस निकालनी है जैसा कि प्रीवियस केस में किया है। उसके लिए हमें Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो Z1 एंड Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब ये आप लोगों को करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है इसका। यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या आएगी बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस, अगर थोड़ा भी ध्यान में रखा होगा तो Z1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिलने वाली है R1 by 1 plus j omega C1 R1, और Z2 की वैल्यू मिलेगी आपको R2 माइनस j बाय ओमेगा C2, ऐसी कुछ। और Z4 एंड Z3 तो ऑलरेडी दिख ही रहा है क्या है, Z4 इज नथिंग बट R4 एंड Z3 इज R3। अब इन वैल्यूज को पुट करना है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलने वाली है वो है यहाँ से इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अलग किया जा सकता है। इसको और आगे सॉल्व किया जाएगा और इमेजिनरी टर्म को अलग और रियल टर्म को अलग करेंगे। प्लस C1 R1 बाय C2, ऐसा कुछ होगा। सभी को सॉल्व करना है, सिर्फ मुझे ही सॉल्व नहीं करना है, ये आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ मैं। समझ आ रहा है सभी को? यस यस मैम। यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करना है।
चला गया। जे ओमेगा, इसको और आगे सॉल्व करना है। R1 कैंसिल, C1 R1 कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा R2 माइनस J ओमेगा C2 R1 प्लस C1 बाय C2। ठीक है, अब यहाँ से हमें रियल पार्ट को अलग करना है, इक्वेट रियल टर्म्स। तो यहाँ से हमें रियल टर्म को इक्वेट करने पे जो इक्वेशन मिल रही है वो है R4/R3 इज इक्वल्स टू R2/R1 प्लस C1 बाय C2 एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ the condition of balance for Wein's bridge। यहाँ से हम R4, R3, C1, C2 की वैल्यू पुट करके उनके बीच में रिलेशन डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिलेशन होना चाहिए और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करके हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी। इमेजिनरी टर्म कहाँ है? इमेजिनरी टर्म है आपकी J ओमेगा C1 R2 इज इक्वल्स टू J बाय ओमेगा C2 R1। यहाँ से हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 R1 C2 R2। से क्लियर? यहाँ से जो ओमेगा निकल कर के आएगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट C1 R1 into C2 R2। या इसकी सेटिंग में भी अभी चेंज होना है। यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 R1 R2। This is very important equation for determining the value of frequency for any bridge circuit, for any oscillator, any kind of AC circuit जहाँ पे कि C1 C2 R1 R2 का अरेंजमेंट यूज किया गया है। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट यूज किया गया है तो इस फॉर्मूले की मदद से उसका फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन किया जा सकता है। यहाँ पे जो दो इक्वेशन आपने पढ़ी है, दोनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वो पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा है बैलेंस की इक्वेशन बतानी है तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन मैंने बताया है वो, और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो ये सेकंड वाला डेरिवेशन, सेकंड वाली इक्वेशन आपको डिनोट करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को तो बताइए। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। कोई डाउट नहीं है? चलो, तो एक और एनालिसिस यहाँ पे करना है हमें कि अगर R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R है एंड C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C है तो ये इक्वेशन में क्या चेंज आने वाला है बताइए आप लोग। दोनों ही इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? मैम ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन RC। यस, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RC एंड इसको हम डिनोट कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई RC। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको अगर आप लोगों को याद हो तो आप बहुत जगह इसको यूज भी कर चुके हैं। आप अगर आपको ध्यान होगा कहीं भी अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की होगी, रेजोनेंस में तो ये यूज ही करते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन के लिए ये यही इक्वेशन है। और उसके अलावा जो सेकंड वाली है वो कौन सी इक्वेशन होगी? बैलेंस की कंडीशन में क्या चेंज आने वाला है? R plus C।
क्या चेंज आएगा? यस, R4/R3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और इसकी मदद से इजीली सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है। मतलब एक बार आपको अगर ये कंडीशन दे दी गई है और R और C की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, पूरा का पूरा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें R4 और R3 के बीच का रिलेशन भी मिल रहा है, इसलिए। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं। आप लोग काफी पेशेंस के साथ ये 15-16 बच्चे क्लास ले रहे हैं, 16 स्टूडेंट्स। तो उनका पेशेंस काफी अच्छा है, दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी ऐसे ही 2 घंटे की होगी, जिसमें कि हम लोग फेजर डायग्राम, क्यू मीटर और ट्रांसड्यूसर्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और भी कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। आज के लिए काफी है एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और बाकी स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 40 स्टूडेंट्स जो क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको बताइए कि इस टाइम की क्लास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी की नहीं लेंगे तो बाकी क्लासेस ली भी होंगी तो अच्छी बात है, अटेंडेंस अच्छी है तो कोई बात नहीं, बट फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लासेस अच्छी हैं। और एक्चुअली में आपको अपना सिलेबस अगर पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो आप क्लास अटेंड करिए, इसलिए नहीं कि आपकी अटेंडेंस अच्छी रहे। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं एंड आप तो कॉलेज भी आ सकते हैं 1-on-1। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉलेज आकर के भी पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मैं एंड कर रही हूँ क्लास को। मैम टाइम थैंक नहीं यू चेंज मैम। यस यस मैम प्लीज। मैम टाइम नहीं चेंज हो सकता। यस, मैम सुबह टाइम टाइम नहीं ले चेंज सकते। करना है, नेक्स्ट टाइम से मैं पूछ लूंगी, लेकिन बेटा एक के टाइम हिसाब से नहीं चल सकता ना, सब जिसमें अग्री करेंगे। अभी आज तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लेना ही था, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्शन करते भी तो भी मैं लेती, इसलिए मैंने सेट कर दिया। बाकी कल की क्लासेस से मैं आप लोगों से पहले ही ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगी कि क्या टाइम, क्योंकि 2 घंटे का आपको देना है। अब आप चाहे जो टाइम दो मुझे। यस मैम। ठीक है? ओके मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू। तो आप लोग आपस में अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिस्कस कर लीजिएगा क्या टाइम है और मुझे बता दीजिएगा, या तो फिर बेस्ड ऑन फिर मैं देखूंगी कि क्या करना है। ओके थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।